नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमान। इस वक्त हम जंतर मंतर में है। यहाँ शिक्षक स्टूडेंट बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से? मैं यूपी आगरा से हूँ और फुफुकटा में मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर शिव कुमार सिंह। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग ओपीएस को लेकर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से हम लोगों की मांग है कि शिक्षकों को ओपीएस दिया जाए। सरकार कहती है कि एनपीएस ओपीएस से बेहतर है, तो हम लोग ओपीएस मांग रहे हैं, तो बेहतर को छोड़कर हम लोग पुरानी पेंशन मांग कर रहे हैं, वही हमको दे दो। सामान्यतया जब आदमी रिटायर होता है तो उस समय उसको विभिन्न तरह के अपने मेडिसिन के लिए, दिनचर्या के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रदेशों ने ओपीएस दे दिया है, तो हम केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि शिक्षकों को भी ओपीएस दिया जाए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में तथा छात्रों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षक जितना ज़्यादा ही लाइफ में संतुष्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा, उतना ही अच्छी तरह से देश के विकास में अपना योगदान दे सकेगा। आप बताइए, आप कहाँ से? मैम, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पुरानी पेंशन को लेकर मांगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। सरकार शायद ये भूल रही है कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है। उसका शिक्षक ही राष्ट्र का चरित्र निर्धारित करने वाला व्यक्ति होता है। सरकार शायद ये भी भूल रही है कि प्रत्येक शिक्षक के अंदर एक चाणक्य भी है। अगर चाणक्य अपने पर आ जाए तो सरकार बिल्कुल हिल जाएगी। सरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और शिक्षक का सम्मान जो है वो उसे मिलना ही चाहिए। अगर शिक्षक संतुष्ट होगा तो समाज भी संतुष्ट होगा और एक देश जो है वो प्रगति कर सकता है। अगर सरकार वास्तविक रूप में समावेशी विकास करना चाहती है तो उसे शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखना होगा और उनका सम्मान भी उनको वापस करना होगा। धन्यवाद। सर, जो नई नीति है, शिक्षा नीति जो आई है, समझ उसके क्या क्या नुकसान और फायदे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे तो इस नई शिक्षा नीति के कुछ फायदे लगते ही नहीं। मैं बड़े स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूं कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है। आप ये देखिए कि जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर प्रणाली इंट्रोड्यूस की, सेमेस्टर वहां कामयाब है जहां छात्रों की संख्या सीमित हो। अब जहां लाखों की संख्या में विद्यार्थी है और वहां ईयरली बेसिस पर परीक्षा के परिणाम 2-2, 2.5 साल विश्वविद्यालय निकाल नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में हर 2 या 3 महीने के बाद परीक्षा हो जाना। अभी हम अपने विश्वविद्यालय की आपसे बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं आगरा विश्वविद्यालय से हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। हमारे यहाँ पूरे समय विभिन्न परीक्षाओं का दौर है। कक्षाएं हो नहीं पा रही। कभी लॉ की परीक्षा आ जाती है, कभी बीएड की परीक्षा आ जाती है। बीएड की परीक्षाओं में पूरे 10 दिन महाविद्यालय में शिक्षण कार्य स्थगित रहा। उसके बाद एग्रीकल्चर की परीक्षाएं आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित हैं और उनका आलम यह है कि केवल 15 दिन महाविद्यालय खुलेगा और 22 तारीख से हमारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा का माहौल नहीं बन रहा है? एक चीज जो आ रही है कि अब यूनिवर्सिटी को कहा जा रहा है कि अपना खर्चा खुद निकालें, चाहे स्टूडेंट चाहे फीस बढ़ाए या जमीन बेचे। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए, ये एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य का कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा को अनुदान दे।
क्योंकि राज्य के अनुदान के बगैर उच्च शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का संचालन संभव नहीं है। आज हालत यह है कि बेंचेस नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं होते, सालों साल रिटायरमेंट के बाद वो पोस्ट खाली रहती है, उन पोस्ट्स को भरा नहीं जाता। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती हैं कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है। आप G20 को देखिए, अभी दिल्ली में G20 होके चुका है, अरबों रुपया सरकार ने G20 और विदेशी मेहमानों की आगवानी में खर्च कर दिया, लेकिन शिक्षा के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जो सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। G20 से क्या समझते हैं? G20 तो पूरे देश में हमारी इज्जत बढ़ी है, भारत का मान बढ़ा है। मैं मानता हूं कि भारत का मान बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से G20 को प्रोपोगेट किया गया उससे मैं सहमत नहीं हूं। इससे पहले अल्फाबेटिकली G20 इंडोनेशिया को दिया गया था। क्या इंडोनेशिया ने पूरी दुनिया में इतना प्रचार और प्रसार किया? नॉन अलाइनमेंट की समिट भारत में हुई थी और उस समय श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जिसमें 100 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया था, लेकिन 100 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के सामने भी इतनी ब्रांडिंग नहीं हुई जितनी ब्रांडिंग इस ग्रुप 20 की इस बार हुई है। ये बताइए कि नई शिक्षा नीति से सरकार जो ला रही है, कि आप कह रहे हैं कि जैसे कि आप महंगी कर रही शिक्षा को लेकर, समझ गए, तो क्या सरकार के पीछे का मकसद क्या है? तो प्राइवेट कर देना चाहती सारी सरकारी चीजें। देखिए, धीरे धीरे सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा को भी निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। 100 विश्वविद्यालय जो FDI के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भारत में आमंत्रित किया जा रहा है कि आप यहाँ आइए, यूनिवर्सिटीज खोलिए। तो एक तरीके से जो हमारा ऑटोनॉमी है एजुकेशन की, यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, उस पर आघात करने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अलग अलग जगह से यहाँ से टीचर है, प्रोफेसर आए हैं और वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि ये नई शिक्षा नीति है, उससे कई सारे नुकसान है, कई सारे फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन आघात ज्यादा है, खासकर शिक्षक बिरादरी में इसका विरोध ज्यादा है। अब देखते हैं कि इसको लेकर के ये विरोध कहां तक जाता है और सरकार इसको लेकर क्या सोचती है। फिलहाल जंतर मंतर से मैं सादिक जमा, द वॉइस ऑफ प्रेस के लिए।